ट्राइबल स्टेटस उत्तराखंड को मिलना ही चाहिए, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि अभी तक नहीं मिला। उसकी वजह भी शायद हम खुद, जैसे हमारे अभी एक वक्ता ने कहा, हमारे आईएल संस्था के कि उत्तराखंड में हर चीज आंदोलन से मिलती है, और ये कुछ उस बच्चे की तरह है जो बच्चा मांग करता है कि उसकी मांग पूरी नहीं होती, उसको झंझना थमा दिया जाता है। कभी माँ, कभी पिताजी, कभी कोई। ऐसी उत्तराखंड की जनता, संघर्षशील जनता को हमेशा उसकी बात कहने पर, उसकी मांग करने पर, जेन्युइन मांग करने पर कोई झुंझुना थमा दिया जाता है। नहीं तो क्या वजह है कि जब प्लानिंग कमीशन, भारत का योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, वो अपने एक 400 पेज के डॉक्यूमेंट में ये बताए, भारत सरकार को दे कि उत्तराखंड की स्थितियां देश के दूसरे पहाड़ी राज्यों से भी अलग है। इसका मतलब साफ है, हम जिस ट्राइबल स्टेट की या विशेष दर्जे की बात कर रहे हैं, उसको हमारा योजना आयोग पहले से स्वीकार कर चुका है। और उस 400 पेज के डॉक्यूमेंट को जिस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, सरकार को दिया गया, सरकार उसको बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी उस समय, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी में ही कुछ लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर के उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। और वो जो डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट बताता था, उसने एक ड्राफ्ट किया था कि पूरे हिमालय के लिए, कि पूरे हिमालय की नियोजन नीति एक होनी चाहिए। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से या संयोग से कह लीजिए, पूर्वोत्तर का जो हिमालयी क्षेत्र है, उनके लिए नीतियों के प्रावधान अलग हैं और उनके नियोजन के प्रावधान भी अलग हैं, और वहाँ कई सारी चीजें उनको उनके विशेष दर्जे के हिसाब से मिल जाती हैं। यही स्थिति पश्चिमी हिमालय के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के साथ भी है और काफी हद तक हिमाचल के साथ भी है। लेकिन इसी इलाके का जो मध्य हिमालय क्षेत्र है, जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत हिस्सा हिमाचल का है, 94 तक 1993-94 तक जो स्थिति हिमाचल की थी, वो स्थिति उत्तराखंड की क्यों नहीं बन पाई, जबकि दोनों आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और सांस्कृतिक परिवेश के हिसाब से लगभग एक जैसे ही राज्य। उत्तराखंड पीछे क्यों रह गया और हिमाचल विकास की दौड़ में आगे क्यों? इसका एक तो उदाहरण, एक कारण ये भी हो सकता है कि हिमाचल को उसकी स्थापना से पहले वाईएस परमार जैसा नेता मिला, विजनरी नेता, जिसने हिमाचल को उसके आर्थिक विकास को प्रायोरिटीज में रख करके उससे विकास की रूपरेखा तय करी। और दूसरी तरफ उत्तराखंड को राज्य बनने के पहले तो राज्य ही नहीं मिला, और जब राज्य मिला तो आधा अधूरा या कह रहे लंगड़ा राज्य मिला, पहाड़ के नाम पर लंगड़ा राज्य, सुविधाएं बिल्कुल नहीं। और दूसरा, यहाँ नेता थोपे गए। एक ऐसे आदमी को उत्तराखंड का नेता बना दिया, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जिसका उत्तराखंड से कोई रिश्ता नहीं था, वो उत्तराखंड का संस्थापक मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं ले रहा।
उसके बाद ये वही राज्य है जिसका मुख्यमंत्री वो बनता है जो कहता है उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। फिर एक फौजी तानाशाह को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। फिर एक इलाहाबाद का अपने माँ बाप से जुदा हुआ इंसान, उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आपको समझा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस हमारे उत्तराखंड के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे साथ इस तरीके के वो प्रयोग किए जाते हैं हमेशा। शायद इसलिए जैसा और कुछ लोग और भी कहते हैं, हम शायद राष्ट्र की मुख्य धारा में बहुत पहले ही शामिल हो चुके थे। और शायद यही वजह थी कि आज़ादी से पहले जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि उत्तराखंड की एक अपनी अलग भौगोलिक सांस्कृतिक स्थिति है और उसको एक विशेष दर्जे के रूप में देखा जाना चाहिए। आप ये देखिए, स्वीकार तो कर रही है सरकार, स्वीकार तो कर रहे हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, लेकिन उस स्वीकारोक्ति को आप लागू नहीं कर रहे। वो क्यों? इसका मतलब सरकार कोई हो, किसी पार्टी की हो, नीति में खोट है। हमारे साथ न्याय हमको होता हुआ दिख नहीं रहा। अभी कई सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई, बताई गई, और हमको ट्राइबल स्टेटस क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हम मूलतः ट्राइबल ही हैं। दो चीज़ों का जिक्र किया गया, शांति सिंह रावत ने भी किया। एक कालिदास के बारे में कहा गया कि कालिदास उत्तराखंड से थे, और ये बात सही है। कालिदास का जो मेघदूतम रचना है वो उन्हीं उत्तराखंड के पहाड़ से और वहाँ के बादलों से शुरू होती है। और कालिदास का ये जो है, ये उज्जैन में जाकर के इस रचना पूरी होती है। और उत्तराखंड का और मध्य प्रदेश यानी उज्जैन का एक रिश्ता और है, नंदा देवी राज्यात जो कहते हैं। नंदा देवी राज्यात में नंदा का रिश्ता भी उज्जैन से। और ये सारी चीजें जो पौराणिक रूप से प्रतिष्ठापित हैं, साबित हो चुकी हैं। उससे ये साबित होता है कि हम ट्राइबल स्टेट थे, हैं, और हमको आगे भी होना चाहिए। ट्राइबल स्टेट का, चाहे आप ये तकनीकी चीज़ें हैं, आप उसको 5वीं सूची, 6वीं सूची और संविधान और ये सारी चीज़ें, सवाल सिर्फ इस बात का है कि हमको जो बुनियादी चीज़ें चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है, विकास के नाम पर क्यों नहीं मिल रही है, या और अर्थ है। मैंने जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, योजना आयोग की डॉक्यूमेंट का, जिसमें एकीकृत हिमालय विकास प्राधिकरण की बात की गई थी, उसी संदर्भ में उत्तराखंड और हिमाचल की तुलना करते हुए कहा गया था कि हिमाचल में जो तरक्की हुई है वो तरक्की इसलिए हुई क्योंकि हिमाचल को पंजाब से अलग करके जब राज्य बनाया गया तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी प्रशासनिक इकाइयाँ छोटी हुई, और जिससे उससे विकास में उसको लाभ हुआ। और यही एक कारण बताया गया उस समय के राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी, कि एक सूत्र वाक्य था कि भाई हम राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं, हम राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल भी हमारी तरह का एक राज्य है और हिमाचल आज हमसे कहीं आगे है। आज
भी राज्य बनने के 20 साल बाद भी हम वही हैं, ज्यादा फर्क नहीं हुआ। और उसकी वजह शायद यही है कि जिस तरीके के नियोजन की जरूरत थी वैसा नहीं। हमारे उत्तराखंड के बड़े नेता कहा करते थे कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं है। बाद में उनको राज्य की सत्ता भी मिली, शासन भी किया कई साल, लेकिन वो न तो पानी को रोक पाया और न जवानी को रोक पाया। वजह ये है कि जनता के बीच में भाषण देना अलग बात है और उस क्षेत्र के लिए ईमानदारी से काम करना वो अलग बात है। जिन नेता ने जवानी और उसका जिक्र किया था पानी का, वो नीतियों को लेकर के ये भूल गए थे कि पहाड़ और उत्तराखंड की नीतियां थोड़ा सा अलग होनी चाहिए। उसी संदर्भ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब प्लानिंग कमीशन ये कहता है कि पहाड़ अलग है, अलग तरह का है और पहाड़ की प्राथमिकताएं अलग हैं, यहाँ जो विकास योजनाओं पर जो खर्च होता है वो मैदानी क्षेत्र से कम 10 गुना ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से हमको नीति बनानी चाहिए। और जब हम इस संदर्भ में उत्तराखंड को देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमको ये लगता है कि यहाँ पर 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत थी और वो है आई है। वो है एक तो पानी के संसाधन को नियोजित करना और नियोजित करना, और दूसरी बात है नियोजन में, पहाड़ के नियोजन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहाड़ में कई संस्थाएं, हालांकि एनजीओ के नाम से तो कई चीजें बदलाव हो चुकी हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं कह उन संस्थाओं का नाम भी यहाँ नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहता हूँ उन्होंने जो काम किया है। आज जिन हम ट्राइबल लॉज की हम बात कर रहे हैं और जिस अपनी प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में देखें तो जितना काम पानी के विधान पर यानी लेजिस्लेटिव लॉ ऑन वाटर और जितना काम अंग्रेजों के टाइम पर हुआ उतना बाद के टाइम पर नहीं। और ये सारी चीजें एक स्वयंसेवी संगठन ने डॉक्यूमेंट करी हुई, उसमें नॉर्वे का भी है, हर तरह के पहाड़ के स्रोत पर और क्यों पानी बर्बाद हो रहा है उसका भी जिक्र है। नहीं तो क्या वजह है कि आज हम कभी केदारनाथ में पूछ रहा था, कहीं बद्रीनाथ में पूछ रहा था कि कहीं ना कहीं पानी की नियोजन की बात। और जब हम भागीदारी की बात करते हैं, नियोजन में महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो उत्तराखंड की महिलाएं, मैं उत्तराखंड की शहरी महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड की गांव की ग्रामीण महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जिनका दिन सुबह 3:30-4 बजे शुरू होता है और वो अपने गाय गोद में गोद की सफाई करके, जानवर को चारा वारा खिला करके, दूध पिला के, हस्बैंड को परिवार वालों को चाय पिला करके और फिर वो खेत में जाती है, खेत पर सफाई करती है, फिर वहाँ से लकड़ी बनाती है और ये करते करते शाम को खाना बना के सोते सोते रात हो जाती है। जिस औरत को उसको पानी भी उसी को चलाना है, खाना भी उसको बनाना है, खेत भी उसको देखना है, दुर्भाग्य ये है कि उसकी खेती के काम में नियोजन में उसकी कोई भागीदारी नहीं। 1997-98 में
महिला आयोग के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था और उसमें महिला आयोग के अध्यक्ष थी मोहिनी गिरी, और उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि महिलाओं को किस रूप में नियोजन में भागीदारी दी जानी चाहिए ताकि उत्तराखंड का जो विकास है वो स्वाभाविक गति से हो और महिलाओं को पूरा उसका हक, जिस अधिकार की बात श्याम सिंह जी ने की, पहाड़ में महिलाओं को इस तरह के अधिकार दिए। पहाड़ में हमेशा तब ये इस मामले में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आगे रही है पूरी हमारी जनरेशन। तो जो चीज़ें पहले थी आज से 100 साल पहले, आज पता चला वही चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई। जिस ट्राइबल स्टेट की बातें हम लोग कर रहे हैं वो अचानक 1972 में हमसे छीन ली जाती है। क्यों छीनी जाती? क्योंकि हम शायद कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अब अगर ये जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, आज ट्राइबल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ये समझिए कि ये एक तरीके से उतनी ही बड़ी लड़ाई के लिए हमको तैयार होना है जिस लड़ाई से हमने राज्य की। क्या वजह है कि जो चिंगारी 1939-40 में लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड को लेकर के राजनीतिक सूत्र बनती है, राज्य बनने की बात लगभग उसी समय दिमाग में आया कि राज्य मुझे उस राज्य को बनने में कितना टाइम लगा? 70-80 साल। क्योंकि हम कंप्रोमाइज करते हैं। तो ये जिस ट्राइबल की हम बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं है। जैसे हमारे भाई ने ये कहा कि लोग कह रहे हैं कि आपको तो बहुत आसानी से सब मिल जाएगा। हम शायद बदकिस्मत लोग हैं, हमको आसानी से कुछ नहीं मिलता, हमको सच्ची छीन के, झगड़ के, लड़के मिलती है। तो मैं उत्तराखंड एकता मंच के अपने साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो एक काम शुरू किया है ये बहुत लंबा और आगे तक चलने वाला है। आप ये न समझें कि आज आपने काम शुरू किया तो कल आपको दर्जा मिल ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में कई सारी चीज़ें राजनीतिक रूप से भी जिम्मेदार रहती हैं और वो कुछ ज़्यादा ही हैं इस संदर्भ में। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे और कुछ कहना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो उन महिलाओं को वैधानिक शब्दों में मैंने कहा कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति पहाड़ में जमीन नहीं लेना चाहिए। पहाड़ का व्यक्ति यहाँ